आपको भी केमिस्ट्री से और खासकर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डर लगता है तो उसके पीछे का रीजन है कि आपका फंडामेंटल और बेसिक्स क्लियर नहीं है। और फंडामेंटल बेसिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो बेसिक्स आपकी क्लियर नहीं है वो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। अगर आपने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को क्लियर कर लिया तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और केमिस्ट्री का भूत हरदम के लिए आपसे दूर हो जाएगा। तो चलिए मिलकर इस भूत को भगाना शुरू करते हैं। तो इस क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हमें समझना होगा कि क्लासिफिकेशन की जरूरत क्या है। तो बच्चों, आप एक क्लास 11 की क्लास में बैठे हैं और आपकी क्लास में कुछ 10th के बच्चों को, कुछ 5th के बच्चों को और कुछ LKG नर्सरी के बच्चों को अगर मैं बैठा दूं तो आपको क्या लगता है कि आप सीरियसली 11th की पढ़ाई कर सकेंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि एक नर्सरी का बच्चा तो रो रहा होगा, छेड़खानी कर रहा होगा, खिंचातान कर रहा होगा और आपको क्लियर करने हैं अपने कॉन्सेप्ट्स। तो जिस तरह अगर हम क्लास में क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे तो क्लास चलाना मुश्किल है, उसी तरह अगर एलिमेंट्स को हम क्लासिफाई नहीं करेंगे तो हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को पढ़ना एकदम नामुमकिन हो जाएगा। दैट मीन्स क्लासिफिकेशन एक मस्ट रिक्वायर्ड नीड थी केमिस्ट्री की, जिसकी शुरुआत सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने करी? हमारे द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, लेवेशियर। तो बच्चों, हम लोग जब इस पे पहुंचते हैं तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स का है ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, मेटल एंड नॉन मेटल। हम जानते हैं एलिमेंट्स को हम दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, बांट सकते हैं, एक मेटल्स और एक नॉन मेटल। मेटल कौन होती हैं? जिनके खींच के तार बना सकते हैं, पीट के चद्दर बना सकते हैं, मैलेबल डक्टाइल है, टकराने पे उन पे आवाज होती है और उनमें बहुत ही एक साइनी होती है। जैसे गोल्ड जैसी मेटल्स जो हैं वो इसलिए हमारे लिए पॉपुलर है क्योंकि उनमें एक साइन होती है। लेकिन इसके अपोजिट में नॉन मेटल ना तो हार्ड होती हैं, ना सोनरस होती हैं, ना मेलेबल होती हैं और ना ही डक्टाइल। तो लगा यहां पर कि इस तरह से तो आसानी से एलिमेंट को बांटा जा सकता था, लेकिन फिर एंट्री होती है मेटलॉइड्स की। मेटलॉइड्स क्या है? जिनमें कुछ प्रॉपर्टी मेटल्स की हैं और कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स की हैं। अब उन्हें कहां रखा जाए? मेटल्स में रखें या फिर नॉन मेटल में? और एक दूसरा क्वेश्चन यह भी क्रिएट होता है कि हाइड्रोजन एक गैस है, इसको कहां पर रखा जाए जबकि यह एक H+ आयन बनाता है, दैट मींस एक मेटल जैसा बिहेवियर करता है। आयोडीन में तो चमक होती है, फिर भी आपका ये मेटल में नहीं रखा गया है, नॉन मेटल में इसको रखना चाहिए। इस तरह के बहुत सारे कंफ्यूजन आते गए। कुछ आप देखिए यहां पर एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है, फिर भी एक कंडक्टर है और कंडक्टिविटी तो केवल मेटल्स में होती है, नॉन मेटल्स में तो होती नहीं है। दैट मींस ये क्लासिफिकेशन प्योरली करेक्ट नहीं था, और जो कि ये करेक्ट नहीं था इसलिए इसको पूरी तरह से हमने सक्सीडेड नहीं माना, सफल नहीं माना साइंटिस्टों ने। और फिर ये चूंकि शुरुआत थी और वैज्ञानिकों ने आगे बढ़ करके इससे बेहतर क्लासिफिकेशन ढूंढे। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन यही खत्म होता है। सेकंड क्लासिफिकेशन जो हम लोगों को पढ़ना है वो साइंटिस्ट आते हैं विलियम प्राउस्ट। देखिए, महान साइंटिस्ट थे, लेकिन उन्होंने बताया क्या? उन्होंने कहा कि जैसे ये एक मेरे पास स्टाइलस है, ये मेरे पास एक गोल्ड की रिंग है, ये सारी की सारे एलिमेंट जो हमारे आसपास हैं वो सब किस से मिलकर के बने हुए? हाइड्रोजन एटम से मिलकर बने। दैट मींस ये स्टाइलस के अंदर सारे एटम कौन से हैं? हाइड्रोजन के। इस मेरी रिंग के अंदर, इस मेरे आयरन के इस छल्ले के अंदर, इस मेरे आयरन के छल्ले के अंदर सारे एटम कौन से हैं? हाइड्रोजन के ही हैं। दैट मींस इसकी प्रॉपर्टी भी हाइड्रोजन से मिलेगी, इस छल्ले की भी प्रॉपर्टी हाइड्रोजन से मिलेगी। और इस तरह से उन्होंने माना कि कार्बन का एटॉमिक मास अगर 12 है तो उसके अंदर 12 हाइड्रोजन एटम है, अगर नाइट्रोजन का 14 है तो उसमें 14 है, ऑक्सीजन का अगर 16 एटॉमिक मास है तो उसके अंदर 16 हाइड्रोजन एटम है। लेकिन यहीं पर उनसे धोखा हो जाता है। क्या धोखा होता है बच्चों? क्लोरीन का तो एटॉमिक मास 35.5 35 होता है, तो क्या उसके अंदर हाइड्रोजन के 35.5? वो आधा एटम कहां से लाया जाए? दूसरी बात, प्राउड क्या करते थे कि वो हाइड्रोजन का जो आपका मॉलिक्यूलर मास है वो 1 मान लिया करते थे। तो 1 मान करके उन्होंने इसको सॉल्व किया, जबकि हाइड्रोजन का एक्चुअल एटॉमिक मास 1 ना होकर के क्या होता है बच्चों? 1.008 होता है। उनका ऐसा मानना था कि दैट एटॉमिक मासेस ऑफ एवरी एलिमेंट आर द मल्टीपल ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। यहां पर डिफिनीशन में लिखी हुई है कि वो उसके होल मल्टीपल होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ये एक बेसिक फंडामेंटल शुरुआत थी। आप देखें, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर सब किससे बने हैं? हाइड्रोजन से बने हैं, और सबका एटॉमिक मास हाइड्रोजन के एटॉमिक मास का क्या होगा? होल मल्टीपल या पूर्ण गुणज होगा। लेकिन यह क्लासिफिकेशन पूरी तरह से सक्सीड नहीं हो पाया जब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास पता चला, और इसके बाद पता चला कि हम लोग क्लोरीन जैसे एटम्स को इसमें क्लासिफाई नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है डोबेराइनर्स ट्राइड्स। चलिए, ट्राइड्स को मैं आपको एक प्लेन स्लाइड में बना के दिखाता हूं। जैसे कि हम देखते हैं कि लिथियम का एटॉमिक मास बच्चों क्या होता है? 7 होता है, और पोटेशियम का होता है बच्चों 39। वैसे एक्यूरेट अगर नंबर की बात की जाए तो ये 6.9 और 39.1 होता है। ऐसा उनका मानना था कि अगर इसके बीच में जो मुझे एटम रखना होगा, जो एलिमेंट रखना होगा, उसका एटॉमिक मास
इन दोनों का मीन या माध्य होगा। तो बच्चों मीन या माध्य कैसे निकाला जाता है, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा कि दो नंबर्स है तो दोनों को मुझे ऐड कर देना है और 2 से डिवाइड कर देना है। ये इन दोनों को ऐड करेंगे तो बच्चों आएगा 46/2। अगर 46/2 करते हैं तो मुझे क्या नंबर मिलता है 23। दैट मींस यहां वो एलिमेंट आएगा जिसका एटॉमिक मास बच्चों क्या होगा 23, और 23 बच्चों किसका होता है, सोडियम का होता है। दैट मींस इन दोनों के बीच में कौन सा एलिमेंट आएगा, सोडियम, जो एकदम एक्यूरेट था। लेकिन समस्या कहां पर आई फिर, अगर ये इतना एक्यूरेट था। जैसे कि हम लोग बात करें जब क्लोरीन और आयोडीन की, तो जब क्लोरीन और आयोडीन की बात होती है तो बच्चों क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5 और बच्चों आयोडीन का होता है 127। इन दोनों को जब ऐड करते हैं 35.5 और 127 को, तो मेरा नंबर जो मुझे मिलता है वो मिलता है 162.5 डिवाइडेड बाई 2, और ये मुझे नंबर देता है 81.25। ध्यान दे बच्चों, क्या नंबर मिला मुझे, 81.25। लेकिन इसके बीच में आने वाले अगर एलिमेंट की बात की जाए ब्रोमीन की, तो इसका एटॉमिक मास बच्चों 81.25 ना हो करके 81.25 ना हो करके क्या होता है, 80 होता है। दैट मीन इस तरह के 3-3 के जो जोड़े बनाने की बात डुबेराइनर ने की कि आप हर जगह पर 3-3 के जोड़े बनाइए और किनारे वालों का 3 के जोड़े बनाइए, किनारे वालों का इन दोनों का एटॉमिक मास ऐड करके डिवाइड कर दीजिए और बीच वाले की जानकारी आपको मिल जाएगी। दैट मींस सोडियम की जानकारी जैसे यहां पर मिली है और ब्रोमीन की। तो शुरुआती जो छोटे एलिमेंट्स थे उनके ऐसे ट्राइड्स तो बड़े इजीली बन गए, लेकिन जैसे हम लोग बड़े एलिमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं इस तरह के ट्राइड्स बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। दैट मींस ये क्लासिफिकेशन पूरी तरह से सक्सीड नहीं हो पाया। देखिए यहां पर आप देखेंगे ट्राइड्स बनाया गया लिथियम सोडियम और पोटेशियम का, लिथियम सोडियम और पोटेशियम का, लेकिन ये एक शुरुआत तो बहुत अच्छी थी, एक गुड स्टार्ट तो था, लेकिन पूरी तरह से एक सक्सीडेड नहीं था क्योंकि ये लॉ केवल कुछ लिमिटेड एलिमेंट्स पर ही काम करता था। तो इस कमी के बाद वैज्ञानिकों में देखिए कमियां तो होती गई। आपको लग रहा होगा सब लोग तो गलती करे जा रहे हैं, लेकिन आप सोचिए हमारे आपके किचन में बनने वाला खाना, एक छोटा सा बात समझिए, जैसे आपके घर में कटहल की सब्जी बनती है, किसी ने क्या कभी सोचा होगा कि ऐसे कांटेदार चीज के अंदर ऐसी स्वादिष्ट खाने वाली चीज हमारे लिए होगी? तो उसको किसी न किसी ने तो स्टार्ट किया, पहली बार हो सकता है किसी ने नमक से लगा के खाया हो, किसी ने सोचा होगा वो फल है, किसी ने सोचा होगा ये जहर है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप गलतियां होती गई और फिर हम लोग ऐसे इन्वेंशन पे पहुंच गए कि हमें सब कुछ पता चला। वैसे ये गलतियां तो थी, लेकिन आने वाले साइंटिस्ट के लिए एक फंडामेंटल बेस था कि उन्हें ये गलतियां नहीं करनी है, इसके आगे बढ़ के सोचना है। दैट मींस पीरियोडिक क्लासिफिकेशन आया है तो केवल हम लोग मेंडलीव को श्रेय दें, ये अच्छी बात नहीं है। इन लोगों ने उतना ही काम किया, बस ये था कि इनकी गलतियों से सीख करके मेंडलीव ने एक ऐसा निचोड़ निकाल दिया जो हमारे काम के लिए आज भी काम आता है। चलिए आगे बात करते हैं और हम लोग बात करते हैं ड्यूमा की होमोलॉगस सीरीज। 2 मिनट समय दीजिएगा, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं मजा आएगा आपको। देखिए उन्होंने नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ इन एलिमेंट्स को लिया और जिनके एटॉमिक मासेस मैं यहां लिख दे रहा हूं। देखिए नाइट्रोजन का जो है वो 14 होता है, फास्फोरस का 31 होता है, फिर इसके बाद आता है 75, इसके बाद बच्चों आता है 209 और आता है 219। अब हुआ क्या कि ये इन्होंने क्या करा कि 14 को तो 14 लिख दिया और 31 को क्या लिख दिया, 14 + 17 लिख दिया। इसके बाद 75 को लिखा 14 + 17 और प्लस लिख दिया 44। इसके बाद क्या करा उन्होंने, 14 + 17 और प्लस कर दिया 2 × 44। देखिए बच्चों यहाँ पर एक छोटी सी गलती है, मैं इसको सुधार दे रहा हूँ अभी तुरंत ही। यहाँ पर 209 नहीं होगा, यहाँ 109 होगा, और इसको ऐड करके भी देख लिया जाए, ऐड करके भी देख लीजिए। देखिए ये हो जाएगा 88 और ये हो जाएगा 88 में 210 और ये होगा 200। देखिए यहाँ पर 119 होगा और 209 होगा बच्चों ना, 119 और 209। इसके बाद इसको जब उन्होंने बांटा तो 14, 17 + 4 × 44 किया। अब देखिए वो कर क्या रहे हैं यहाँ पर, वो कर ये रहे कि इन नंबर्स को एक स्पेशल तरह से रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। 14 को वो बोल रहे हैं बच्चों क्या, ए बोल रहे हैं, खुद से बोल रहे हैं। 17 को बी बोल रहे हैं, दैट मीन्स ये क्या लिखा है, A + B, और बच्चों 44 को सी बोल रहे हैं। मैं इधर लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा जगह कम पड़ रही है उधर। देखें A + B और बच्चों 44 को सी, यहाँ A, यहाँ A + B, A + B + C, और देखें यहाँ आप 244 हो गया है तो यहाँ हो जाएगा 2C, और बिस्मथ में क्या आएगा, A + B + 4C। अब यहाँ पर 2 समस्याएं आती हैं। सीरीज बहुत बढ़िया है, नाइट्रोजन फैमिली आज भी ऐसा ही रखी हुई है। फिर क्या दिक्कत आ रही है इस सीरीज के साथ, तो देखिए समस्या ये आ रही है कि पहली बात इन नंबर्स को आपने कैसे रिकॉग्नाइज किया, किस बेसिस पर ये नेमिंग ABCD करी, पहली चीज तो चलो ठीक है, आपकी ये बात मैंने मान भी ली, चलो बढ़िया आपने करा तो कम से कम कुछ। लेकिन यहाँ बीच में से बच्चों आप देखेंगे तो 3C हमारा मिसिंग हो रहा है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि वेयर इज 3C।
बच्चों 3C कहाँ है, 2C के बाद तो डायरेक्ट 4C आ जाता है, और ये चीज़ वो बता नहीं पाए। दूसरी बात, अगर हम किसी और फैमिली के लिए ऐसी एक सीरीज बनाना चाहें तो उसके लिए जैसे कार्बन फैमिली की बात करें तो कार्बन की स्टार्टिंग 12 से होती है। तो बच्चों 12 कार्बन के ऊपर तो आपके और भी एलिमेंट है, बोरॉन है, ठीक है, नहीं कार्बन फैमिली कार्बन से स्टार्ट होती है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिनोल, लेड। तो कार्बन फैमिली की बात करें तो 12 से स्टार्ट होता है। तो बच्चों कार्बन का एटॉमिक मास 12 है। अब हम लोग 12 को क्या मानेंगे, ए माने, बी माने, पी माने, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं बताया, सिर्फ एक फैमिली के लिए सीरीज बनाई थी और इसी को बताया। लेकिन अच्छाई ये है कि नाइट्रोजन फैमिली बच्चों आज भी ऐसे ही रखी हुई है। आज भी नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ यूं ही पढ़े जाते हैं। दैट मीन्स हमें ग्रेटफुल मानना चाहिए हमें ड्यूमा को कि उन्होंने एक ऐसी सीरीज बना के हमें दी। अब आ जाते हैं एक संगीत में साइंटिस्ट के बारे में, और वो क्या है, सारेगामा पाधा निशा। आप भी कहिए मेरे साथ, आपको लगेगा सर को क्या हो गया, तानसेन बनने जा रहे हैं क्या केमिस्ट्रियन से? नहीं, सारेगामा पाधा निशा। दैट मीन्स सा से ही शुरू करना और सा पे ही खत्म करना है। सारेगामा पाधा नीसा, हम लोग सा से स्टार्ट कर रहे हैं और सा पे ही खत्म कर रहे हैं। आप भी काउंट करें मेरे साथ, देखें 8th एलिमेंट कहां जा रहा है, सारे गामा पा धा नीसा। देखिए 5 3 8, दैट मीन जो फर्स्ट है वही 8th है, बस यहीं से लॉ है। उनका ऐसा मानना था कि अगर हम एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख देंगे तो जो प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट की होगी वही प्रॉपर्टी किसकी होगी, 8th एलिमेंट की होगी। दैट मीन्स अगर हम देखें लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और सोडियम, तो ये देखें लिथियम के बाद सोडियम का जो नंबर आ रहा है वो देखें, काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 और 8th, जो 8th एलिमेंट आ रहा है वो उसकी जैसी प्रॉपर्टी वाला है। मतलब अगर लिथियम एक सॉफ्ट मेटल है तो सोडियम भी एक सॉफ्ट मेटल होगी। दैट मीन्स लिथियम अगर झगड़ालू है तो सोडियम भी झगड़ालू होगा, और अगर लिथियम सबके साथ ग्रेटफुल है, हेल्पफुल है, तो आपका सोडियम भी हेल्पफुल होगा, और क्लास में अगर लिथियम चुलबुल है तो सोडियम भी चुलबुल पांडे होगा। दैट मीन्स इस तरह से क्लासिफिकेशन उन्होंने करा, और ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का एक बेस था, और इसकी मदद मेंडलीव ने बहुत ज्यादा ली। लेकिन यहां पर ये फेलियर हो जाते हैं क्योंकि कैल्शियम के बाद के एलिमेंट, कैल्शियम Ca, कैल्शियम के बाद के एलिमेंट इस प्रॉपर्टी को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करते हैं, मानते नहीं हैं। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट, और वो है लोथर मेयर्स कर्व। देखिए कर्व देखने में आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, ड्रॉ करना भी कठिन है, याद करना भी कठिन है, और उतना बेसिक इंपॉर्टेंट नहीं है। आप इनका नाम याद कर लें कि लोथर मेयर है, उन्होंने कर्व किसके बीच बनाया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यहां हिंदी में लिख गया है, चलिए कोई बात नहीं, इसलिए एटॉमिक मासेस लिखे है ना, और ये आपका लिखा है एटॉमिक वॉल्यूम, परमाणु आयतन, एटॉमिक वॉल्यूम। अब देखिए इसको जरा अगर आप मैं ड्रॉ करके दिखाऊं, देखिए यहां लिथियम टॉप पे है, सोडियम टॉप पे है, पोटेशियम टॉप पे है, रुबिडियम टॉप पे है, सीजियम टॉप पे है। तो जो टॉप पे सब लोग होंगे उनकी प्रॉपर्टी एक जैसी होगी, जो बॉटम पे होंगे उनकी प्रॉपर्टी एक जैसी होगी, ऐसा लोथर मेयर मानते थे। और एक्चुअल में इस कर्व में ऐसा हो रहा है, लेकिन फिर इस कर्व में अगर अच्छाई ही थी तो क्यों फेलियर हुआ? देखिए उसके पीछे का रीजन है, ऐसा कर्व ड्रॉ करना और रिमेंबर करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। लेकिन लोथर मेयर की कर्व की है हेल्प, और लोथर मेयर की हेल्प से ही हमारे रशियन साइंटिस्ट, रूसी वैज्ञानिक कौन, दिमित्री इवानोविच मेंडलीव ने 63 एलिमेंट्स के साथ फर्स्ट पीरियोडिक टेबल इंट्रोड्यूस की, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और उससे एक क्वेश्चन आपके नीट, जेईई और बोर्ड एग्जाम में जरूर बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक क्विक रिकैप, और आप भी मेरे साथ बोलिए कि समझ में आया कि नहीं आया। जोर से बोलो, जय माता की। सबसे पहला क्लासिफिकेशन किसने किया, जे बर्जीलियस। नाम देखिए कितना प्यारा है, जॉन्स जैकब बर्जीलियस, मजा आता है, नाम ही कहने में फील आता है। तो उनका ऐसा मानना था कि एलिमेंट्स को दो पार्ट में डिवाइड करना चाहिए, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। समस्या किसने खड़ी कर दी उनके सामने, समस्या खड़ी कर दी हाइड्रोजन, ग्रेफाइट और बहुत सारे एलिमेंट न मेटल में जाना चाहते थे, नॉन मेटल में। नॉन मेटल में बैठे हैं, मेटल की प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं, मेटल में बैठे हैं, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं, और उब गए जे बर्जीलियस की कहां कहां मैंने इनको बांट ही दिया। फिर इसके बाद हमारे आते हैं प्राउट। प्राउट ने बड़ी बढ़िया बात बताई कि इस दुनिया जहान में हम भी हाइड्रोजन से बने, आप भी हाइड्रोजन से बने, तो जो आपकी प्रॉपर्टी वही मेरी प्रॉपर्टी। लेकिन ऐसा हो कहां पा रहा है, हम पढ़ाना चाहते हैं और मेरे प्यारे बच्चे ध्यान लगाना नहीं चाहते। नहीं, मुझे पता है कि जो बच्चे मेरे साथ जुड़े वो ध्यान भी लगा रहे हैं और कुछ बड़ा करके अपने माँ बाप का सम्मान रखेंगे और समाज में अपने पिता के लिए ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि आपका पिता समाज में नाक ऊंची करके गर्व से कह सके कि ये मेरा बेटा है और मैंने इसे संस्कार दिए हैं। ये मुझे आपसे आशा है, और मेरी भी यही सोच है, आपकी भी यही सोच होगी। हम दोनों हाइड्रोजन से ही बने हैं। नहीं, हम दोनों नहीं बने, ऐसा प्राउड मानते थे कि एलिमेंट हाइड्रोजन से बने हैं। तो एलिमेंट हाइड्रोजन से बने हैं, दैट मींस सबका एटॉमिक मास, हाइड्रोजन के एटॉमिक मास का क्या होगा, होल मल्टीपल पूर्ण गुणज। मतलब हाइड्रोजन का 1 है तो कार्बन का 12 होगा, नाइट्रोजन का 14 होगा, ऑक्सीजन का 16 होगा। लेकिन भैया क्लोरीन का कैसे निकालोगे यार, 35.5 होता है, 35 पॉइंट क्या होता है, 5 होता है Cl क्लोरीन का। तो क्लोरीन का कैसे बात बने, आधा वाला हाइड्रोजन कहां से आया, और हाइड्रोजन का तो 1 होता भी नहीं, 1.008 होता है। बस यहीं से दिल पे चोट लग गई, धक्का लग गया और काढ़ा रहने दो। 2 बेराइनर आ जाते और मौके का फायदा उठाते, कहते चलो 3-3 के जोड़े बनाते,
टिक्का खेलते, टिक्का 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 टिक्का। किसका खेला उन्होंने? सबसे पहला लिथियम और पोटेशियम का। और उन दोनों का जब किनारे वालों का मीन निकाला तो जो मीन निकल के आया वो बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास था। दैट मींस वहां पर वही एलिमेंट सेट होगा, जैसे यहां पर निकल के इन दोनों का 23 आया, दैट मींस बीच वाले में सोडियम 23 ही सेट होगा। लेकिन ऐसे क्या सबके ट्राइड्स बनाए जा सकते थे? नहीं भाई, ऐसे 3-3 सबके कहां बना पाओगे यार। तो ऐसे 3-3 के नहीं बन पा रहे थे, इसलिए डोबेराइनर का ट्राइड भी फेल हुआ। फिर आ जाता है ड्यूमास होमोलोगस सीरीज, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। क्या एटॉमिक मासेस हैं? याद करें, हमारा पहला है 14, फिर कौन सा है 31, फिर कौन सा है 75, फिर 119 और 209। और इनको कैसे क्लासिफाई किया गया है? देखिए, इसके लिए कोई रूल नहीं है, आपको याद ही करना पड़ेगा अगर आप याद करना चाहते हैं तो। और उस क्लासिफिकेशन को लेकर के उन्होंने ऐसी कुछ टेबल बना दी, A+B, A+C ऐसे करके। पर गलती ये थी कि यहाँ पर 3C नहीं था, और इस तरह की कैसे बनाई और दूसरी फैमिलीज कैसे बनाएंगी, इस बारे में उन्होंने कोई बात नहीं करी। फिर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं न्यूलैंड का ऑक्टेट रूल। सारेगामा पाधानीसा, सारेगामा पाधानीसा, जितनी बार को कितनी खुशी होती है। तो हर जैसे सुर में पहला सुर 8वें सुर के सिमिलर होता है, वैसे ही हर एलिमेंट की प्रॉपर्टी 8th एलिमेंट के साथ मिलती जुलती सी है। ध्यान दीजिएगा, यहां लिथियम की जैसे सोडियम से मिल रही है। इसके बाद लास्ट में आते हैं हमारे लोथर मेयर्स के कर्व। उन्होंने एटॉमिक मासेस और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में एक ग्राफ बनाया और कहा कि एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम प्रॉपर्टीज को रिसेंबल करते हैं। जैसे यहां जो लोग टॉप पे आ गए उनकी प्रॉपर्टी एक जैसी होगी, जो नीचे बॉटम पे होंगे उनकी प्रॉपर्टी एक जैसी होगी। ये सारे ही लॉ कहीं ना कहीं किसी न किसी कमी की वजह से फेल हुए। तो क्या हम इनको फेलियर कहें? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, फेलियर नहीं कहना चाहिए। और हमें इनका धन्यवाद देना चाहिए कि इन्होंने ऐसे क्लासिफाई करा जिसकी वजह से मेंडलीव जैसे महान वैज्ञानिक को मदद मिली कि हमें पीछे की हुई गलतियों को नहीं करना चाहिए। एक छोटी सी बात मैं ऐड करना चाहूंगा आपके साथ, 2 मिनट समय दीजिएगा। आप अगर जाकर पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल चैप्टर पढ़ेंगे, तो वहां आप पाएंगे कि टाक्यो ब्राह्मे ने बहुत लंबे समय तक प्रैक्टिकल किए, 14 ईयर्स तक किए, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं लिखा। लेकिन टाक्यो ब्राह्मे को पढ़ करके केपलर ने अपने 3 लॉ दिए जो आज तक पढ़ रहे हैं। तो जिसने असफलता खाई है, जरूरी नहीं कि वो असफल ही है, उसने किसी सफल व्यक्ति के लिए एक नींव तलाश दी है, एक नींव का ईंट सजा दिया है। तो ये ऐसे लॉस थे हमारे। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे और फिर वहां पर हम लोग पढ़ेंगे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, उसके मेरिट्स, डिमेरिट्स, और नीट, जेईई और आईआईटी और बोर्ड्स में आने वाले क्वेश्चन में पीवाईक्यू ही करेंगे। इस पूरे आपके क्लासिफिकेशन की एक पूरी सीरीज आएगी, उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले, इसलिए आपको चाहिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो में बताइए अगर कोई एक बात भी आपको अच्छी लगी है, प्यारी लगी है, तो वीडियो को लाइक कर दें। और निश्चित तौर पर मैं आपसे एक्सेप्ट करता हूं कि आप गुरुदक्षिणा में इस वीडियो को किसी अपने 11th के नीट, जेईई प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट के साथ शेयर जरूर करेंगे। माता पिता का सम्मान करिए, संरक्षण करिए प्रकृति का।